हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में संपूर्ण जो जानकारी है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में दे दी है। ठीक है, तो यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो प्रोकैरियोट के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है और यूकैरियोट के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वहां जाके आप उनको देख लें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो अपन बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है, तो अपना पॉइंट है आज का प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में अंतर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वैसे तो बहुत सारे अंतर होते हैं, ठीक है, पर कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो जनरल साइंस को जिसमें शामिल किया गया है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर है वो नहीं पूछा जाता, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतरों को यहाँ पे रखा है। ठीक है, 10 अंतर इस सारणी के अंदर मैंने अभी दिए हैं। ठीक है, 4-5 अंतर और है, ठीक है, जिसको अपन और आगे देखते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य क्या अंतर होता है। ठीक है, तो 10 पॉइंट का ये 10 पॉइंट की एक सारणी बना रखी है। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक पॉइंट को अपन समझते हैं। ठीक है, ओके, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, इधर प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इधर यूकैरियोटिक कोशिका है, और अंतर किस में देखना है, जिन लक्षणों में अंतर देखना है, इधर मैंने यह लक्षण बना दिए हैं। आगे बात समझ में, तो अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला लक्षण है आकार को देखते हैं। किसको देखते हैं? पहले लक्षण का आकार। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आकार होता है वो अति सूक्ष्म होता है, और कितना होता है? लगभग 0.1 से 5 माइक्रोमीटर व्यास का होता है इनका। ठीक है, और सबसे छोटी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई की होती है। इससे पहले वाले वीडियो में सारी चीजें हैं वो कोशिकाओं के बारे में बता रखी है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार की तुलना में क्या होती है? बड़े आकार की होती है। इनका जो व्यास होता है लगभग वो 5 से 20 माइक्रोमीटर व्यास होता है। कितना होता है? एवरेज है ये, एवरेज सभी कोशिकाओं का व्यास है, एवरेज है ये। ठीक है, वैसे तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी होती है शुक्राणु है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, सबसे लंबी कोशिका जो 1 मीटर तक होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तो इन सब के बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, जीव जगत की सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, इन सब के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। अपन यहाँ सिर्फ अंतर की चर्चा करेंगे। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अगला दूसरा अंतर देखते हैं कोशिका भित्ति का। दूसरा अंतर किसका देखते हैं? कोशिका भित्ति का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति वो पाई जाती है। ठीक है, यदि पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड, या जिसको अपन बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं भी पाई जाती है। जैसे बात करें माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, और इसके अंदर कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। बाकी वाली जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें या तो म्यूकोपेप्टाइड की या पेप्टिडोग्लाइकन से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे बात समझ में। अब बात करें आगे इधर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सब में कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, बात करें तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका यूकैरियोटिक होती है, कवक यूकैरियोटिक होता है, उनमें भी कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। ठीक है, शैवाल है, ठीक है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब पादप है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो पादपों में कोशिका भित्ति है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान रखना, मुख्यतः पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेड है, ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी चर्चा अपन आगे कोशिका भित्ति को जब पढ़ेंगे डिटेल से तो उस टाइम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें कवकों में,
तो कवकु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कवकु में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवकु में मुख्यतः कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, या कवक सेल्यूलोज है वो भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगले लक्षण की अपन बात करते हैं। तो अगला लक्षण है कोशिका अंग। ठीक है, कोशिका अंगों की चर्चा कर लेते हैं। तो कोशिका अंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं लगभग, है ना। इनका कार्य करने के लिए अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। जैसे श्वसन का कार्य करने के लिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पादपों की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और न ही हरित लवक होंगे। तो इनका कार्य करने के लिए जैसे मिजोसोम पाया जाता है जो श्वसन का कार्य करता है और कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होता है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लेमिली में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? लेमिली में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अलग से वीडियो है, उनमें देख लो आप, वहां सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, अपन यहां सिर्फ अंतर की बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित कोशिका अंग है वो पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गाल्जिकाएं है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, अंतःपर्दीय जालिकाएं हैं वगैरह, ये सब पाए जाते हैं। अगले चौथे लक्षण की चर्चा करते हैं। चौथा लक्षण लेते हैं केंद्रक का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक है वो नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगला लक्षण लेते हैं केंद्रक झिल्ली का। केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक ही नहीं होता, तो केंद्रक झिल्ली कहां से हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो दोहरी केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक है वो पाया जाता है। मतलब केंद्रक भी उपस्थित होता है और उसके ऊपर दोहरी केंद्रक झिल्ली है वो भी पाई जाती है। आगे बात समझ में। ठीक है, अगला लक्षण लेते हैं अपन छठा, केंद्रिक। केंद्रिक, ठीक है, तो केंद्रक के अंदर है वो केंद्रिक पाई जाती है, ध्यान रखना। और एक कोशिका में एक से अधिक, एक कोशिका के एक केंद्रक में एक से अधिक केंद्रिकाएं उपस्थित हो सकती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर न तो केंद्रक होता है और न ही केंद्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो केंद्रिक न्यूक्लियोलस, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाती है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाएं पाई जाती है। एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। और केंद्रिकाओं का या केंद्रिक का काम है टीआरएनए का संश्लेषण करना। टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। आरएनए के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, है ना। एक तो होता है टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, स्थानांतरण आरएनए हिंदी में। दूसरा होता है आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और एक होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। इसके अलावा भी आरएनए पाए जाते हैं, पर मुख्य तौर पे 3 प्रकार के आरएनए है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रिक है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है और ये टीआरएनए का संश्लेषण करती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिक है वो अनुपस्थित होती है। अगले लक्षण को लेते हैं। अगला लक्षण है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि भाई केंद्रक ही नहीं है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ किसमें रहता है? आनुवंशिक पदार्थ किसको कहते हैं? डीएनए को। डीएनए किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का। ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है वो गुणसूत्रों के रूप में झिल्ली युक्त केंद्रक के अंदर परिबद्ध रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न तो केंद्रक होता है न केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, तो जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। आगे बात समझ में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला से आवृत, आवृत का मतलब ढका हुआ, मतलब आनुवंशिक पदार्थ डीएनए गुणसूत्रों का रूप धारण करता है और कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है, मतलब केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगले लक्षण की बात करें। अगला लक्षण है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ध्यान रखना जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के बने हुए होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उस गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन है वो अनुपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो गुणसूत्र होता है उसमें डीएनए के साथ साथ, गुणसूत्र में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये भी पाई जाती है। तो दोनों प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में पाई जाती है या गुणसूत्र में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो ही पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन है वो अनुपस्थित होती है।
ठीक है। अगला लक्षण लेते हैं 9वां लक्षण। तो 9वां लक्षण है गुणिता। गुणिता का मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर कोशिकाएं एक गुणित होती है, एक द्विगुणित होती है, एक त्रिगुणित होती है कि कैसी होती है। तो गुणिता के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सदैव एक गुणित होती है। कैसी होती है? सदैव एक गुणित होती है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या n रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? n रूप में रहती है, ठीक है। जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है वो एक गुणित भी हो सकती है और द्विगुणित भी हो सकती है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे मान लिया कि मनुष्य है, ठीक है। तो हम मनुष्य क्या है? यूकेरियोट है, या हमारी कोशिकाएं यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। तो हमारी सामान्य कायिक की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है एक गुणित n, ठीक है। तो हमारे अंदर युग्मकों की जो कोशिकाएं होती है या जो युग्मक होता है वो तो एक गुणित होता है, और बाकी शरीर की कायिक कोशिकाएं कैसे होती है? द्विगुणित होती है, 2n, है ना। द्विगुणित का मतलब 2n। जैसे 2n बराबर मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। और शुक्राणु और अंडाणु कैसा होता है? एक गुणित होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होगी, n बराबर 23 होगी। शुक्राणु में भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी और अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 होगी। तो एक गुणित गुणसूत्र। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक गुणित भी हो सकती है और द्विगुणित भी हो सकती है। इसके अलावा शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनके जो स्पोरोफाइट और जो युग्मकोद्भिद जो होता है इनमें द्विगुणित और अगुणित पीढ़ियां चलती रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं अगुणित भी होती है और द्विगुणित भी होती है, ठीक है। अगला 10वां लक्षण लेता है कशाभिकाएं, फ्लैजिला। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फ्लैजिला। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फ्लैजिला। तो कशाभिकाएं या फ्लैजिला की बात करें तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही फ्लैजिला पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जो जीव होता है उनमें फ्लैजिला नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अपने अंदर किसी कोशिका के अंदर फ्लैजिला पाई जाएगी, है ना, कशाभिका, है ना। केवल एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिकाओं में फ्लैजिला पाई जाती है और प्रोकैरियोट में भी पाई जाती है। पाई जा भी सकती है और नहीं भी पाई जा सकती है फ्लैजिला, ठीक है। यदि पाई जाती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्म होती है। ध्यान रखना, फ्लैजिला है वो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव में ही पाई जाती है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है तो परासूक्ष्म होती है। परासूक्ष्म का मतलब होता है इतनी सूक्ष्म होती है कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जीवाणु में एक फाइब्रिल से बनी होती है। कितने? एक फाइब्रिल या एक तंतु से बनी फ्लैजिला पाई जाती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में बात करें तो सूक्ष्म होती है, परासूक्ष्म नहीं। परासूक्ष्म से थोड़ी सी संरचना में बड़ी रहेगी, ठीक है, सूक्ष्म होती है। और जब भी उपस्थित होती है, या तो होती नहीं, ठीक है, होगी तो सूक्ष्म होगी और होगी तो 9+2 की संरचना में व्यवस्थित होगी। मतलब ये तंतु की व्यवस्था है, माइक जो है ये ना फाइब्रिल्स, है ना। तो सूक्ष्म तंतु जो होता है उनकी व्यवस्था का है ये क्रम है 9+2 की, जिसको अपन आगे कोशिकांग पढ़ेंगे, ठीक है। कशाभिकाएं, पक्षमाप वगैरह पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा मैं। तो 9+2 की संरचना में ये पाई जाती है। तो ये 10 लक्षण है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के। आगे बात सुनो, आगे लक्षण क्या उनको अपन देखते हैं। 4वां लक्षण लेते हैं अपन कोशिका विभाजन, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है वो केवल असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। और इस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की गति अज्ञात होती है, ठीक है, और तर्कु तंतुओं का निर्माण भी नहीं होता है, ठीक है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। गुणसूत्रों की गति होती है वो स्पष्ट पता होती है और इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो गुणसूत्रों की गति का मतलब है कि मेटाफेज अवस्था के अंतर्गत गुणसूत्र कहाँ व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। मेटाफेज के बाद की जो अवस्थाएं हैं उसके अंदर गुणसूत्र किस प्रकार से गति करते हैं। तो गुणसूत्रों की गति है वो कोशिका विभाजन के दौरान यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होती है और तर्कु तंतुओं का निर्माण भी होता है जो गुणसूत्रों को पृथक पृथक करते हैं गुणसूत्र बिंदु से, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। असूत्री कोशिका विभाजन पहला, दूसरा अर्धसूत्री और तीसरा समसूत्री कोशिका विभाजन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसको वास्तविक कोशिका विभाजन की संज्ञा नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि वास्तविक कोशिका विभाजन में शामिल होता है समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
तो समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र गति करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तर्कु तंतु बनते हैं, जबकि ऐसी क्रियाएं हैं वो इस प्रकार के विभाजन में नहीं होती है। इसमें गुणसूत्र जो होता है वो दो असमान भागों में टूट जाता है, बस प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अब दूसरे लक्षण की अपन बात करें लैंगिक जनन, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन की अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सत्य लैंगिक जनन का है वो अभाव होता है, अर्थात वास्तविक लैंगिक जनन है वो नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन के समकक्ष कुछ विधियां हैं, जैसे पारकर्मण है, संयुग्मन है, इस प्रकार की विधियों की खोज बैक्टीरियाओं में की गई है, लेकिन वो जो विधियां हैं उनको वास्तविक लैंगिक जनन नहीं माना गया है, ठीक है। लैंगिक जनन के समकक्ष विधियां उनको माना गया है, तो वास्तविक लैंगिक जनन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक लैंगिक जनन है वो पाया जाता है। अगला लक्षण लेते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली होती है वो पतली होती है, कैसे होती है, पतली होती है और लगभग 40 से 50 एंगस्ट्रोम मोटाई वाली होती है। कितनी होती है, 40 से 50 एंगस्ट्रोम मोटाई की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका जो झिल्ली होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है और लगभग 75 से 100 एंगस्ट्रोम मोटाई वाली होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें श्वसन की बात करें तो श्वसन, तो श्वसन आपको पता होना चाहिए दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सी श्वसन जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं और एक अनऑक्सी श्वसन जिसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का जो प्रकार होता है वो मुख्यतः अवायवीय श्वसन ही होता है, और अवायवीय श्वसन करने के लिए कोशिकाओं के अंदर कोई विशेष प्रकार के कोशिका अंग तो होते नहीं है, वैसे भी हमने पहले बताया था, ठीक है। जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वायवीय श्वसन होता है और वायवीय श्वसन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक ऐसे सुविकसित कोशिकांग होते नहीं है। तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से एक संरचना बनती है जिसको कहते हैं मिजोसोम। ये मिजोसोम है वो अवायवीय श्वसन का स्थान होता है और अवशोषण का कार्य भी करता है, ठीक है। उसके बाद अगला लक्षण लेते हैं अपन राइबोसोम। कौन सा लक्षण लेते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम में दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल और केवल 70S प्रकार के राइबोसोम ही पाए जाते हैं। अगले लक्षण की बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल तो यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हो गए जीवाणु। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, आद्य बैक्टीरिया है ना, जिनको आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, जहां पर सामान्य बैक्टीरिया और सामान्य जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, ऐसे आवासों में पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं को आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सत्य बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु जो सामान्य आवासों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें नीले हरे शैवाल जिनको साइनोबैक्टीरिया कहता है, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, ठीक है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा फंजाई मतलब कवक, पादप और जंतु, तो ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में अंतर आपके समझ में आ जाना चाहिए। इन अंतरों से बहुत सारे सवाल भी, सीधे सीधे सवाल भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि अंतर ही पूछे, है ना, सीधे सीधे सवाल है वो भी आ जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो 70S प्रकार पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का स्थल होता है, मिजोसोम होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रोकैरियोट का उदाहरण है या नहीं है, सवाल बन सकता है। या यूं पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या इनमें प्रोकैरियोट ना दे के ऐसे भी दे दे जीवाणु में, है ना, कि जीवाणु के अंदर कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाता है, तो असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे क्वेश्चन है वो इनमें से बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।